प्रसाद जी भी मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले आरएसएस ही जाकर घुटने टेके थे। वास्तविकता में उनकी सोच ऐसी है। निश्चित रूप से उनकी काबिलियत पे ना कोई शक पहले पार्टी को था, ना आज को। या किसी एक ही परिवार के लोगों को बढ़ावा देने के लिए भय वही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से वो सिर्फ घोल-मोल करना चाहते हैं, बातों को बंगाल में बनने जा रही है और ममता दीदी डरी हुई। धर्मपत्नी भी इसी राजनीतिक परिवेश में रहते, हम वहाँ यूं के यूं खड़े रह गए। उम्मीद थी, उस पर आपने पानी फेरने का काम किया। अब तत्व कबीरदार है, वो उनको हक मिलता तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जगह है इस पर टिप्पणी करने की, और ना ये विधानसभा का मामला है ये। देखिए, विधानसभा में सम्राट चौधरी ने आज अपना विश्वास मत जो है वो हासिल किया। बातचीत भी कई सारी बातचीत हुई। तेजस्वी ने कई आरोप भी लगाए। हमारे साथ पूर्व मंत्री शशि सिंह जी हैं, बात करेंगे। जिस तरह से फ्लोर टेस्ट हुआ जिसमें उसमें आपने देखा एक बात, आपने फ्लोर टेस्ट आप लोगों ने, आपके पास बहुमत है, पारित मतलब विश्वास मत तो हासिल हो ही गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ बातें कही। पाठशाला का जिक्र आता है। क्या बीजेपी लालू जी के पाठशाला से निकले हुए लोगों को सीएम बनाए? आप कैसे देखते हैं? जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस पे हम जानना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी की जितनी भी अब बातें हैं, चुनाव के समय से लेकर आज तक की, सब बातें किसी भी लॉजिक पर या किसी भी कोई बेस नहीं है। पूरी तरीके से वो सिर्फ घोल-मोल करना चाहते हैं, बातों को उलझा कर रखना चाहते हैं। अ, सबसे पहली बात तो जब लालू प्रसाद जी और ये तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, और मैं उन्हीं की बात दोहरा रही हूँ कि जब लालू प्रसाद जी भी मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले आरएसएस ही जाकर घुटने टेके थे और वहाँ से भी आशीर्वाद लिया था और मदद भी ली थी। तो इस तरह की बातें करना कोई, ना तो ये समय है, ना ये उचित है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम हमेशा से करते आई है। ये सवाल अब क्यों उठा रहे हैं जब मुख्यमंत्री जी की शपथ ले चुके हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, या आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें हम लोगों ने बहुमत हासिल की है। ये सवाल उन्होंने तब क्यों नहीं उठाया जब भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी जी को नियुक्त किया था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में सम्राट चौधरी जी को नियुक्त किया था। तब तो ये सवाल उनके ज़हन में नहीं आया। और आज जैसा हमने कहा कि कोई भी बात मतलब अब बेबुनियादी बातें करते हैं और कोई भी लॉजिक नहीं रहता है और चीज़ों को, बातों को उलझा कर रखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, लेकिन आपको लगता है जो देखिए कोई न कोई हर एक आदमी किसी न किसी से जुड़ाव उसका होता है, चाहे मतलब शुरुआत कहीं से भी हो। लेकिन वर्तमान में उसकी क्या पोज़ीशन है, क्या कद है, उसकी चर्चा होना चाहिए। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी ने पार्टी के लिए या जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, एमएलसी जब जब वो थे तो, ऐसे में क्या लग रहा है पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया या पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया या उसका परिणाम है जो आज वो मतलब बीजेपी के जो हैं सीएम हैं? निश्चित रूप से देखिए, उनका जो कार्य होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला-जुला के जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय लेता है। हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अकेले बैठ के निर्णय ले रहा है या किसी एक ही परिवार के लोगों को बढ़ावा देने के लिए कोई भी निर्णय लिया जा रहा है। समीक्षा होती है, समीक्षा के ऊपर बातें आती हैं, सब बातों पर विचार-विमर्श करके ही कोई निर्णय लिया जाता है। और इसी निर्णय के आधार पर आज सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। तो निश्चित रूप से उनकी काबिलियत पे ना कोई शक पहले पार्टी को था, ना आज कोई है। अच्छा, अब आप देखिए आप भी एक महिला हैं। 2023 में ही जो है महिला बिल के संबंध में सदन में चर्चा हुई थी और विपक्ष ये कह रहा है जो जब वो पारित हो गया था तो फिर ये लाने की क्या ज़रूरत थी? और विपक्ष का जो आरोप है पहले हम उसको ये करें। विपक्ष ये कह रहे थे जैसे कि प्रियंका गांधी ने भी आपने उनका वक्तव्य सुना होगा, वो कह रहे थे मतलब उनका कहने का मतलब ये था जब चुनाव चल रहे हैं राज्यों में, तब आप इस तरह के बिल ला रहे हैं ताकि आपको चुनावी फ़ायदा हो। आपको क्या लग रहा है जो ये जो महिला बिल था, इसे सच में चुनाव के वक़्त लाया गया या इसको लेकर के जो कहीं विचार-विमर्श नहीं हुआ? क्या विपक्ष जो कह रहा है उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सच आपको पूरी तरीके से समझा दें कि भारत एक ऐसा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जहाँ लगभग हर ढाई से 3 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है।
तो चुनाव के बीच में बिल्कुल लाया गया, ये गलत बात है। ये बिल्कुल लाया गया ताकि 2000 तो 34 तक हम लोगों को इस महिला आरक्षण बिल का इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं चुनाव में इसको शामिल कर दिया जाए। और शामिल क्यों किया जाए? क्योंकि एक तरफ जनगणना का प्रक्रिया शुरू हो गया है, दूसरी तरफ परिसीमन होना है। इसी के साथ अगर एक पूरक के रूप में, सप्लीमेंट्री के रूप में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो महिला राजनीतिक भागीदारी को अब महिला राजनीतिक प्रतिनिधि में बदलना चाहते हैं, उस बिल को पारित करने के लिए ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था। और इसी आधार पे, इसी लॉजिक के साथ इसको पारित करना था। जब आप 2023 में साथ थे, तो आज आप क्यों पीछे हटे? क्या जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होता, जब 33% आरक्षण महिलाओं का जो संवैधानिक अधिकार है, वो उनको हक मिलता, तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की महिलाओं को ये हक मिलता, या भारत के हर एक उस नारी का ये अधिकार ये मिलता जो कि कभी राजनीतिक परिवेश में आना चाहती है या चाहती है कि हमारा प्रतिनिधित्व करता भी एक महिला हो? तो आपने तो उन सब लोगों की जो सोच थी, उन सब लोगों की जो उम्मीद थी, उस पर आपने पानी फेरने का काम किया। आप तत्व कभी देते हैं कि जो 2023 में था उसको लागू कीजिए, कभी कहते हैं आप दक्षिण राज्य का मामला लेकर आते हैं, तो इनमें तो कोई भी बात नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सजेस्टेड मॉडल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, उसमें तो निश्चित रूप से केरला जैसे राज्य की सीट्स बढ़ती, ना कि घटती। और जो 23.7% आज 5 दक्षिण राज्यों को मिलाकर उनका प्रतिनिधि बनता है पार्लियामेंट हाउस में, वही 23.7% भी रहेगा। अब फलस्वरूप देखिए होगा क्या कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाया, लेकिन जनगणना का काम तो चल रहा है, परिसीमन भी होकर ही रहेगा। आर्टिकल 81 और 82 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि यदि होगा तो सीट को तो बढ़ना ही है, और उस आधार पे जब सीट बढ़ेगी तब दक्षिण राज्य का क्या होगा? तो किसी भी तरीके से कोई भी जो उनका लॉजिक है, जिस बात पे उन्होंने विरोध किया, उसमें कोई भी बेस नहीं बनता है। पूर्णतः ये महिलाओं को विरोध करने का ये कार्य उन्होंने किया है, जिस वजह से सिर्फ राजनीतिक महिलाएं नहीं, बल्कि जन जन में जहाँ भी महिला है जो कि इस बिल को देखना चाहती थी, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, और महिलाओं को आते हुए देखना चाहती थी, उन सभी महिलाओं ने इसका विरोध किया है। शशि जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो ठीक है महिला बिल अब लाई, आप 50% कर दीजिए, लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण क्या लग रहा है, जो मतलब ये लग रहा है जो इन बीजेपी को, एनडीए को उसका फायदा ना मिले इसलिए विरोध किया जा रहा है। देखिए, जो इनकी मांग है, ये पूरी तरीके से बातों को उलझाने के लिए, किसी किसी ना किसी वजह से विरोध करना है, विपक्षी हैं तो विरोध करेंगे ही, बिल पास नहीं होने दिए तो कोई मुद्दा लेकर आएँगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि अलग-अलग इनका तो जो ऑपोज़िशन है, कम से कम वही एक मजबूत ऑपोज़िशन रहता, तो ये अपनी ही लॉजिक बार-बार बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अगर एकजुट होके एक मुद्दे पर विरोध करते तो बात समझ में आती, लेकिन सब प्रकार से समय-समय पर ये लोग अपनी बात को बदलते रहते हैं, तो उसी में ये बीच में बात आती है। किसी भी हालत में, जैसा हमने कहा कि अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होता है, तो सिर्फ़ एक दल की महिलाओं को फ़ायदा नहीं होगा, ये तो भारत की सभी महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। जो 26 लाख का प्रतिनिधित्व एक सांसद लगभग आज कर रहा है, 26 लाख लोगों की प्रतिनिधित्व एक सांसद आज कर रहा है। आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, हम लोग भी देखते हैं कि कहीं न कहीं जो एमपीज़ की संख्या है उसको बढ़ना चाहिए, ताकि जो प्रतिनिधित्व करता है वो बेहतर कार्य करके दिखा सके। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो परिसीमन जैसे आपने कहा जो होके रहेगा, तो क्या लग रहा है जो 29 के जो चुनाव होंगे उसमें तब तक सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, आप लोग इन चीज़ों को, ये चीज़ों को करवा लेंगे? निश्चित रूप से देखिए, आई थिंक करवा लेंगे, नहीं करवा लेंगे, ये सिर्फ़ ना तो हमारी जगह है इस पर टिप्पणी करने की, और ना ये विधानसभा का मामला है, ये केंद्र सरकार का मामला है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने का, और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह वह चाहते हैं कि राजनीति में भी महिलाएँ आगे बढ़ें। तो प्रयास तो पूरी रहेगी कि ये आधी आबादी सिर्फ़ भारत का नारा नहीं, बल्कि भारत की सच्चाई में
में तब्दील हो जाए। एक सवाल है, आपने जब महिला बिल को लेकर के रांची गए, लखनऊ गए, तमाम जगह पर, पटना में भी आपकी बातचीत को हमने देखा। पप्पू यादव उस पर आते हैं, ऐसा बयान देते हैं जिससे कि और जो है सियासल मतलब सियासी जो है उठापटक हो जाती है, बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। कल वो नालंदा गए थे, वो कहीं न कहीं आपका नाम तो नहीं लिए, वो कह रहे थे, जो जिनके पिताजी मेरे साथ एमपी थे, आज वो हम पे टिप्पणी कर रहे। कैसे देखते हैं? देखिए, टिप्पणी तो उन्होंने की है भारत की हर एक उस महिला के ऊपर हुँ, जो राजनीति में है, हुँ, जो राजनीति में आने की आकांक्षा रखती है। और शर्म की बात ये है, उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि उनकी धर्मपत्नी भी इसी राजनीतिक परिवेश में रहती हैं और एक बार की नहीं बल्कि मुझे लगता है 2 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं। तो जब घर की महिलाएँ चारदीवारी को लाँघ कर जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, कोई भी कार्य करती है प्रोफ़ेशनल सेटअप में, तो उसको तो सराहना चाहिए, उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। लेकिन आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और आपके भी घर में जैसे हमने कहा पत्नी भी है, आपके घर में बेटी भी है। आज राजनीतिक महिलाओं के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, कल आपकी बेटी कोई और क्षेत्र में जाएगी तो आप वहाँ भी यही टिप्पणी करेंगे। ये आपकी सोच दर्शाता है। उनकी भाषा कई बार हम लोगों ने देखा है कि सही नहीं रहती है और कहीं न कहीं अब वो मीडिया में आने के लिए ये हरकत करते हैं या वास्तविकता में उनकी सोच ऐसी है। निश्चित रूप से बिहार या भारत इसको कभी नहीं अपनाएगा और कोई भी महिला ये सुनने के बाद उनकी इज़्ज़त तो नहीं कर पाएगी। तो टिप्पणी हम उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, बिहार और भारत की हर एक महिला उनके ऊपर ये टिप्पणी कर रही है और ये माँग कर रही है कि सार्वजनिक रूप से आप माफ़ी माँगिए। बंगाल में कुछ वीडियो आप भी देखे होंगे, जिस 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 प्रकार से जो है मतलब जो बीजेपी कैंडिडेट है उसको दोहराया जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई मतलब टीएमसी के द्वारा। तो आप भी गए हैं, निश्चित रूप कोलकाता से गए हैं। क्या बहुत इस ही बार ममता दीदी जो है इस बार जा रही हैं, बीजेपी वहाँ आएगी? देखिए, जब आदमी इस तरह की अ, हरकत करने लगता है या उसके कार्यकर्ता में ये उत्तेजना दिखाई देती है जिसमें शब्दों की मर्यादा खो दी जाती है या इस तरह से हाथापाई करने का माहौल बनाया जाता है, तो कहीं न कहीं लगता है कि वो व्यक्ति या वो पार्टी भय में है। ये भय वही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनने जा रही है और ममता दीदी डरी हुई आप भी हैं। आश्वस्त हैं? और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई भी कैंडिडेट देखिए हम लोग विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, महिला हो, पुरुष हो या कोई भी पार्टी हो। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमने पहले भी कहा है क्योंकि बिहार के चुनाव में भी इस तरह की बातें हुई थी कुछ जगह पर, जहाँ पे अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, अभद्र टिप्पणी की गई थी। तो राजनीतिक मतभेद ज़रूर हो सकता है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को आप फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन गुंडागर्दी पर उतर जाना ये ना तो संविधान इसका संरक्षण करता है, ना भारतीय भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कोई भी लोग इसका साथ देते हैं। आपको लगता है बंगाल में बीजेपी वापसी कर रही है? मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेतागण ने वेस्ट बंगाल में अपना समय दिया है और निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक अंतिम सवाल, अब पूर्व मंत्री के रूप में आप हैं और जो विभाग मिला था देखने को मिलता था, चाहे कोई भी मतलब प्लेयर हो, चाहे कोई पटना एयरपोर्ट पर रिसीव करना, उसके मैचों को जा कर के देखना, प्रोत्साहित करना, ये तमाम चीज़ें। क्या लग रहा है जो एक मंत्री के रूप में जब ये दायित्व को निभा रहे थे, तो इससे क्या मैसेज देना चाह रहे थे उन खिलाड़ियों के लिए, या फिर क्या आपका था संदेश जो, ताकि मैं ये लगे जो भाई सरकार आपके साथ है, आप अच्छा मतलब खेलिए, देश का नाम रोशन कीजिए, सरकार आपको प्रचार निश्चित करने रूप के से लिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि किस तरह से जब कोई लीडर अपने से खिलाड़ियों को क्योंकि आप खेल की बात कर रहे हैं तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है तो कहीं ना कहीं उसका एक इमोशनल पॉजिटिव इम्पैक्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी दिखता है। अगर हम एक संवाद कायम नहीं करेंगे जब तक हम उनके खेल को या उनके खेलने के तरीके को नहीं समझेंगे तब तक हम नई नीतियों को, नई स्कीम्स को धरातल पर कैसे उतारेंगे? तो इस वजह से एक ओपन कम्युनिकेशन भी रहना चाहिए, चीज़ों को समझने के लिए बेहतर सामने से देखने की भी आवश्यकता होती है। और जो बात आपने कही एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए, देखिए हम भी एक समय
2009 के आसपास जब अपना पहला जूनियर वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, तो उस वक़्त जब हम गोल्ड मेडल जीत कर आए थे और इस बात की चर्चा हम अनेकों मंच से भी करते हैं। वहाँ पर भारतीय दल लौटा था खेलकर, लेकिन तमिलनाडु के लोग आए, अपने तमिलनाडु के खिलाड़ी को ले गए, हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी को ले गए, दिल्ली के लोग दिल्ली के खिलाड़ी को लेकर गए। हम बिहार के लिए खेलते थे, तो हम वहाँ यूँ के यूँ खड़े रह गए। तो एक वो बात हमेशा हमारे मन में खलती है। तो जब लगा कि ईशान जब वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं और ही इज़ मतलब बिहार के बेटे हैं, बिहारी हैं, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं उनको ये सम्मान तो ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। कैश अवार्ड, प्राइज़ अवार्ड, खेल सम्मान समारोह ये सब नीतिगत रूप से चलते चलते आ रहा है और चलेगा भी, जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलता भी है। लेकिन जैसा हमने कहा कि हमने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देखा है कि संवाद कायम करने में या ये छोटी-छोटी चीज़ें कायम करने में भी एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल पॉज़िटिविटी का सेंस होता है, जो कि बिहार क्या पूरे भारत में आज खिलाड़ियों के प्रति आवश्यक है। देखिए, कई ऐसे प्लेयर हैं बिहार से जो बंगाल से खेलते हैं, झारखंड से खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी जो बिहार से वो खेले और आप आईपीएल देखने भी गुवाहाटी में भी तस्वीरें सामने आई थी, देखे थे। क्या लग रहा है जो बिहार का नाम जो है खेल के क्षेत्र में अब आगे आ रहा है? निश्चित रूप से देखिए, बिहार का नाम तो खेल में सिर्फ ईशान और वैभव जैसे क्रिकेटर्स नहीं, बल्कि उन 11 खिलाड़ियों के माध्यम से भी आ रहा है जो नेशनल गेम्स में जीत कर इस बार लौटे थे, जो हाल में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए थे। मुझे लगता है कि बिहार की सबसे बड़ी मेडल टैली इस बार की थी। और खिलाड़ी का प्रदर्शन जब बेहतर होता है तो वो मेडल टैली पर झलकता है। जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया या स्कूल गेम्स के माध्यम से या नेशनल गेम्स के माध्यम से, नेशनल चैंपियनशिप्स के माध्यम से जब हम लोग देखते हैं कि खिलाड़ी का स्तर ऊँचा हो रहा है, तो हमारे बिहार की मेडल टैली भी ऊपर जा रही है। उसी तरह से आज कई ऐसे राष्ट्रीय नेशनल टीम्स हैं जिसमें कि बिहार के बच्चे अब प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो जब वो संख्या बढ़ती है तो वो ऑटोमैटिकली दर्शाता है कि बिहार अब खेल में आगे बढ़ रहा है। ये सच है कि अभी भी और काम करने की आवश्यकता है, बट स्लोली एंड स्टेडीली देयर इज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ व्हिच इज़ मोर देन वेलकम। अगर अब मंत्रिमंडल विस्तार भी है, अंतिम सवाल है मेरा, ज़िम्मेदारी जो देगी पार्टी उसे बखूबी निभाएँगे? क्या लग रहा है जो भी विभाग का ज़िम्मेदारी मिलेगा उसे बखूबी निभाएँगे? ऑफ कोर्स देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पार्टी ने जब-जब जो भी दायित्व या ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो उसका निर्वहन हमने अपने 100% कैपेबिलिटी से किया है। चाहे वो संगठन के मामले का हो या कोई भी राजनीतिक मामले का हो। तो निश्चित रूप से अभी आप बता रहे थे कि हम रांची गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। पार्टी ने ही हमको ये ज़िम्मेदारी की दी कि आप रांची में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हम लखनऊ गए, वहाँ पर हम लोगों का वर्क था, एक वर्कशॉप लगा था। उस वर्कशॉप को बिहार से अटेंड करने के लिए मुझे भेजा गया था। तो जब-जब पार्टी मुझे जो भी दायित्व या जो भी ज़िम्मेदारी सौंपेगी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ईमानदारी पूर्वक उसमें काम कर सकूँ। चलिए, तो शशि सिंह जी हमारे साथ थी, बात कर रहे थे और तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, चाहे वो महिला आरक्षण बिल को लेकर के हो या फिर खेल का क्षेत्र को लेकर के हो, तमाम बातचीत हमने इनसे की। क्या कुछ का वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशु जनुज पीआर, पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.